हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सिस्टमैटिक अप्रोच टू इन्वेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे कि किस स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लाइक एसटीपी, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, इन्हें भी यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात समझेंगे कि सिस्टमैटिक अप्रोच टू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया। बेसिकली इस टर्म का मतलब यही होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जैसे आप कर देते हैं कि आपको पीपीएफ में पैसा लगाना हो या आपको शेयर में पैसा लगाना हो, आपने पैसा लिया इन्वेस्ट कर दिया। आप बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, आपने पैसा लिया इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक तरीके से होगा। इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टमैटिक का मतलब क्या हो गया कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ना, एक पीरियोडिक पे फिक्स होगा और वो शेड्यूल्ड होगा। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, आप जो पे करने वाले हैं, आप जो कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट में, जो पैसा आपके पास से जाने वाला है, वो कैसा होगा, वो पीरियोडिक होगा और शेड्यूल्ड होगा। मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल पे होगा और वो जो फिक्स टाइम इंटरवल है आपका ना, वो भी फिक्स्ड होगा। इन द सेंस व्हाट, कि अगर आपने मंथली ऑप्ट किया है कि तो हर महीने मेरे अकाउंट से कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में जाएं, तो आपने अगर 10th को डिसाइड किया तो 10th को एवरी मंथ आपके पैसे वो डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब वो आपका इन्वेस्टमेंट डन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शेड्यूल्ड हो गया, वही टाइम पीरियड शेड्यूल्ड हो गया, उसी टाइम पे हमेशा होगा, उसी पर्टिकुलर डे पे हमेशा होगा, राइट। तो ये कैसा है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका है जहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ होगी, जो आपका पैसा कॉन्ट्रीब्यूट होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जो जाएगा, वो कैसा होगा, एक पीरियोडिकली होगा और शेड्यूल्ड होगा, राइट। और यहाँ पे जो हम ये पीरियोडिकली शेड्यूल्ड करके जो इन्वेस्टमेंट करने वाले, जो कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, वो पर्टिकुलर किसी न किसी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग करेंगे। और यहाँ पे बात ये होती है कि आप इन सब के थ्रू एक फ्यूचर में एक हैवी अमाउंट का कॉर्पस क्रिएट कर पा रहे हैं, मतलब वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, कैपिटल क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए, सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग आया ही किस लिए। जैसे देखिए, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, 5 लाख है, 10 लाख है, एक हैवी अमाउंट उनके पास है, तो उन्होंने क्या किया, वो पैसा उठाया और इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन आता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करिए। एक चीज़ हो गई, अब थोड़ा थोड़ा करके हम इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना कैसा, पीपीएफ में, आरडी में नहीं। यहाँ जब हम सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो यहाँ बेसिकली म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग बात होने लगती है। इसका मतलब पीपीएफ और आरडी में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो भी सिस्टमैटिक अप्रोच है, क्योंकि वहाँ पे भी एक फिक्स टाइम इंटरवल में आपका पैसा डिडक्ट होने वाला है, आपका पैसा आपको हर बार जाके सबमिट करना है। लेकिन हम यहाँ पे जिन मेथड्स की बात करेंगे, जिन स्ट्रैटेजीज़ की बात करने वाले हैं, वो रिलेटेड किससे है, म्यूचुअल फंड से। इसका मतलब क्या हो गया कि जब इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपना पैसा देना इन्वेस्ट करना चाहता है, पर उसके पास एक हैवी अमाउंट नहीं है जिससे वो इक्विटी में या डेब्ट में पैसा लगा के परचेज कर सके, या मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में और वो क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में उसको क्या करना होगा, थोड़े थोड़े पैसे के थ्रू भी इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मतलब डेब्ट या इक्विटी में। और इसी के लिए जो चीज़ थी वो थी म्यूचुअल फंड। अब होता क्या है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में परचेज़ करना चाहते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड में भी आपको पैसे देने होते हैं। जैसे आपको 10,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिया। लेकिन अब यहाँ पे अगर मुझे म्यूचुअल फंड, मतलब डेब्ट इक्विटी के थ्रू मुझे म्यूचुअल फंड में ही जाना है, कम रिस्क के साथ, मुझे मार्केट की नॉलेज नहीं है और इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे म्यूचुअल फंड में ही जाना है, लेकिन मेरे पास अभी भी इतने पैसे नहीं है कि मैं इस तरह मार्केट में इन्वेस्ट कर सकूँ, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मेरे पास नहीं है, तो भी क्या मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ? यस। उस इन्वेस्टमेंट के लिए ये ऑप्शन आया, सिस्टमैटिक अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। मतलब ये, अब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, कम रिस्क लेते हुए आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए भी एक हैवी अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके हर बार अपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग। तो ये पेमेंट क्या होगा, पीरियोडिकल होगा, शेड्यूल्ड होगा। बेसिकली ये क्या, एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होगा, क्लियरली प्री डिफाइंड एंड रिपीटेबल स्टेप्स होंगे। पहले से ही पता है कि इस मंथ में या इस क्वार्टर में या इस, मतलब डेली अगर है तो डेली इस आपके अकाउंट से इस डेट को पैसे कट होंगे। तो एक ही चीज़ बार बार होने वाली है, रिपीटेबल होगी जब तक के लिए आपने ऑप्ट कर रखा है। जैसे मैंने 5 साल के लिए ले रखा है अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान, तो मेरा 5 साल तक, और मैंने 5 साल के लिए मंथली ले रखा है, तो फिर हर महीने 5 ईयर्स तक मेरे अकाउंट से वो पैसे धीरे धीरे डिडक्ट होते रहेंगे। अब जिस डेट का मैंने डिसाइड किया, मान लीजिए मैंने मतलब हर मंथ की 5th को मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट में जाए, तो फिर हर महीने की 5 तारीख
तारीख को मेरे अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होता रहेगा। कब तक? 5 सालों तक। तो ये रिपीटेबल स्टेप्स हो जाते हैं। इसी की वजह से ना इसको कहते हैं रूल बेस्ड अप्रोच। एक ही रूल है जो फॉलो करना है, आपको बार बार हर महीने सेम डेट पे आके पैसे डिडक्ट करने होते हैं। क्लियर है? सो हाँ, इस तरह के स्ट्रैटेजीज या इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए जो ऑप्शंस ऑप्ट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? एक है आपकी SIP, STP और SWP। ये 3 सबसे ज़्यादा फेमस आपका कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट की टेक्निक्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो पहला क्या हो गया? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा हो गया सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, तीसरा हो गया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। राइट, हम पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। सो SIP क्या होता है? देखिए, SIP क्या होगी कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जहां इन्वेस्टर क्या करता है, सेम अमाउंट, जो भी अमाउंट उसने फिक्स किया है, 5,000 फिक्स किया, 1,000 रुपये फिक्स किया, 2,000 फिक्स किया, जो भी एक अमाउंट उसने फिक्स किया, वो अमाउंट वो हमेशा, मतलब जो भी एक फिक्स स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होगा, जो भी टाइम पीरियड आपने फिक्स किया होगा, उसके अकॉर्डिंग वो बार बार इन्वेस्ट होगा। राइट, तो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जहाँ इन्वेस्टर सेम अमाउंट ऑफ मनी को एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, मतलब फिक्स टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करेगा। एकदम सिंपल लॉजिक है। मतलब मान लीजिए कि मुझे HDFC का म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो HDFC का म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए मैं 1 लाख 2 लाख रुपये या 5 लाख रुपये नहीं लगाने वाली, नहीं लगा सक रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि यही म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए मैंने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर लिया? SIP का ऑप्शन ऑप्ट कर लिया। अब क्या होगा, और SIP में भी मैंने ऑप्ट किया कि मेरे अकाउंट से हर महीने, मैंने मंथली ऑप्ट किया, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये कट हो जाए। तो अब क्या होगा कि पर्टिकुलरली जिस डेट को मैंने किया उस डेट को हर महीने मेरे अकाउंट से 2,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और वो पैसा कहाँ जाएगा? SDFC के म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। अब उस पैसे से होता क्या है? उस पैसे से उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को परचेज कर लिया जाता है। राइट, सो ये क्या होता है? इन्वेस्टर्स को एवरेज परचेज कॉस्ट, मतलब कि जो इनकी जो कॉस्ट होती है वो एवरेज परचेज कॉस्ट हो जाती है, उस पर परचेज करने का तरीका मिल जाता है उनको। बेसिकली समझिएगा, जैसे सपोज करिए मार्केट का मुझे नॉलेज नहीं है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास मार्केट की नॉलेज नहीं है और बहुत ज़्यादा हैवी फंड भी नहीं है। अब मार्केट इस टाइम पीक पे है, तो अगर पीक पे है मार्केट तो सभी चीज़ों के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए होंगे। ऐसे समय में अगर मैं खरीदूंगी कोई भी चीज़ तो पैसा तो ज़्यादा लगेगा, पर ख़रीदने में वो यूनिट्स तो कम आएंगे। आप एकदम ऐसे समझिए म्यूचुअल फंड को और यूनिट्स को ऐसे समझिए कि जैसे कि आप कोई फ्रूट खरीदने गए हैं ना, मार्केट में कोई फ्रूट परचेज़ करने गए हैं, कीवी परचेज़ कर रहे हैं, तो पर कीवी आपको रेट फिक्स्ड हो जाता है। अब अगर रेट बहुत ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, आप अगर मान लीजिए 1,000 रुपये लेके गए हैं, तो अगर 20 रुपीज़ की एक कीवी होगी तो उस वक्त आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम मिलेंगी। पर अगर वही 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ की कीवी हो जाएंगी तो नंबर ऑफ़ कीवीज़ या नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको क्या मिलेंगी? ज़्यादा मिलेंगी। सेम म्यूचुअल फंड में भी होता है। पर्टिकुलरली आप HDFC का म्यूचुअल फंड खरीदने गए हैं, अगर प्राइस हाइक है, प्राइस ज़्यादा है, एक यूनिट की प्राइस ज़्यादा होगी, तो जब ज़्यादा प्राइस होगी, पैसा तो आप उतना ही लेके गए हैं, तो उतना जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो आपको मिलेंगी वो कम मिलेंगी। जब प्राइस कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो मिलेंगी वो ज़्यादा मिलेंगी, है ना। इसी को हम ना NAV की तरह डिनोट करते हैं, नेट एसेट वैल्यू, NAV की तरह डिनोट करते हैं। राइट, तो होता क्या है कि मार्केट का जब मुझे कोई आइडिया नहीं है और अभी मार्केट हाइक पे है, तो जब अगर अभी हमने अपने पैसे को लगाया तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स मेरे पास क्या आएंगी? कम आएंगी, है ना। और अब मैंने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, लेकिन अगर मैंने SIP लिया तो अब मेरा एक ही बार इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रहा, हर बार इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, हर बार रेगुलर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हमेशा तो एक ही सेम प्राइस तो रहेगी नहीं। तो मान लीजिए आज प्राइस ज़्यादा थी, मेरा पैसा गया तो मुझे कम यूनिट मिली, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो प्राइसेस डाउन हुई, मेरा पैसा तो फिर से गया। जब मेरा पैसा फिर से गया तो इस बार जो यूनिट्स मिलेंगी मुझे ज़्यादा मिल जाएंगी। तो ऑन एन एवरेज आप जब देखेंगे ना, जितने भी साल का आपने SIP लिया हो, जब ऑन एन एवरेज देखेंगे तो आपकी जो परचेजिंग कॉस्ट आएगी ना, परचेज करने की जो प्राइस आएगी ना ऑन एन एवरेज, वो कम हो जाएगी, क्योंकि कभी आपको नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा मिली रहेंगी, कभी आपको कम मिली रहेंगी। ओवरऑल जब देखेंगे तो एवरेज निकालेंगे जब, तो वो कितना आएगा? कम प्राइस आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो परचेज कॉस्ट होती है वो एवरेज की वजह से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए SIP की वजह से कहा जाता है कि परचेजिंग कॉस्ट कम पड़ती है।
एसआईपी की वजह से क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा हर बार लगा रहे हैं और इससे एक लंबे टाइम पीरियड के बाद एक हैवी कॉर्पस आपको क्रिएट हो जाता है, एक हैवी कैपिटल बेस आपको मिल जाता है, पैसा इकट्ठा मिल जाता है। एसआईपी आप मंथली, क्वार्टरली, वीकली, इवन डेली भी ले सकते हैं, मतलब आपके ऊपर है कि आप अपना पैसा किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। पर जैसे भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसी प्रीडिटरमाइंड डेट को, उसी पर्टिकुलर डेट को और उसी डे को आपके अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कैश डिडक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली अगर मैंने एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड परचेज़ किया और मैंने एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में एसआईपी परचेज़ की और एसआईपी में मैंने बोला, एसआईपी का प्लान ऑप्ट किया और मैंने बोला कि मेरे अकाउंट से 2000 रुपीज़ डिडक्ट हो, तो जिस डेट को मैंने डिसाइड किया उस डेट को मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाएगा और हर महीने, अगर मैंने 5 साल की एसआईपी ले रखी है तो हर महीने सेम डे को मेरे अकाउंट से 2000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाया करेंगे। अब उस डेट को, पर्टिकुलरली डेट को, जिस डेट को मैंने ये डिसाइड किया है, उस डेट को उस एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की जितनी भी प्राइस चल रही होगी, मतलब जिसको हम कहते हैं एनएवी, जो भी एनएवी चल रही होगी उसी एनएवी के हिसाब से मेरे यहाँ पे यूनिट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी कि मेरे पास इतनी यूनिट खरीद के आ गई, इतनी यूनिट खरीद के आई। तो हम हर महीने मेरे अकाउंट से यूनिट खरीदी जाएंगी, एनएवी का रेट जैसा भी रहेगा उस हिसाब से मेरे अकाउंट में यूनिट्स क्रेडिट होती जाएंगी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एसआईपी। और जब आपको भी एग्जिट करना होगा, जब आपको ख़त्म करना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपकी जितनी रहेंगी और जिस दिन आप इसको सेल करने वाले हो, जिस दिन आप इसको रिडीम करना चाहते हो, उस दिन का जो रेट चल रहा होगा उसी से नंबर ऑफ़ यूनिट को मल्टीप्लाई करके टोटल पैसा आपको आ जाएगा। तो इस तरह से ऑन एन एवरेज कॉस्ट कम हो जाती हो और उस दिन की प्राइस जिस दिन ज़्यादा चल रहा होता है उस दिन की प्राइस से जब करेंगे आप, तो आप हमेशा फ़ायदे में हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत फ्रूटफुल होता है आपका एसआईपी। सो एसआईपी इज डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम कैन बी प्लान्ड एज पर द इन्वेस्टर्स रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क एपेटाइट, रिटर्न एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन एंड फाइनेंशियल गोल्स। तो जब एसआईपी की भी बात कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं कि मतलब एक ही एसआईपी है जो सबके लिए हो गया, नहीं। यहाँ पे आप जिस भी तरह का म्यूचुअल फंड ऑप्ट करें, आप डेब्ट का ऑप्ट करें, आप इक्विटी का ऑप्ट कर रहे हैं, बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। आप जिस तरह की भी एसआईपी ऑप्ट करिए वो किस पर डिपेंड करेगी कि पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टर है उसके रिस्क एपेटाइट क्या है, वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इन सब बातों के हिसाब से आप अपनी एसआईपी को ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। सो एसआईपी में क्या होता है, स्मॉल एंड पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट होता है ना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा। इससे क्या होगा, फ्यूचर में एक अच्छा खासा ह्यूज फंड आपके पास क्रिएट हो जाता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओवरऑल जो कॉस्ट होती है ना वो एवरेज होकर कम हो जाती है, तो आपको एवरेज कॉस्ट पे मिलता है। मतलब खरीदने की कॉस्ट तो एवरेज हो गई, लेकिन जिस दिन आप रिडीम करेंगे उस दिन तो पर्टिकुलरली एक डे के पैसे से होगा। मान लीजिए मैंने 5 साल तक खरीदा और 5 साल तक हर महीने खरीदते खरीदते मेरे अकाउंट्स में जो यूनिट टोटल आई वो हो गई 20,000 यूनिट्स, राइट। और अगर हम हर महीने हमने जो परचेज़ किया उसकी एनएवी हर महीने की अलग अलग रही होगी, तो उस सारी महीनों की एनएवी को, अगर मैंने कहा कि हर महीने में करवा रही हूँ वो 5 साल तक, तो 60 मंथ बने, तो मैं 60 मंथ्स की एनएवी को प्लस करके डिवाइड बाई 60 कर दूंगी, तो ऑन एन एवरेज जो एनएवी आएगी वो कम आ जाएगी। तो जब कम आ जाएगी तो मेरी कॉस्ट तो कम पड़ी कि मेरा खरीदने में खर्चा ऑन एन एवरेज इतना गया, और जब मैं सेल करने आ रही हूँ उस पर्टिकुलर डे पे जो भी रेट एनएवी का चल रहा होगा, मेरी टोटल 20,000 यूनिट्स अगर थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अमाउंट आ गया मेरा। तो ये मेरा क्या कहलाता है कि भाई मुझे एनएवी से इतना आया है पैसा। क्लियर है। तो इस तरह से ये एवरेज कॉस्टिंग होती है। तो एवरेज कॉस्ट पे आपको यूनिट्स किसी फंड की, आपको म्यूचुअल फंड की परचेज करने में हेल्प मिल जाती है, राइट। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट होता है क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल पे और शेड्यूल्ड टाइम पीरियड पे बार बार होगा, तो एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है कि हर दिन, मतलब हर महीने का अडॉप्ट किया तो हर महीने इस पर्टिकुलर डे को आपके अकाउंट से पैसे जाने ही जाने हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट का एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है कि हाँ मुझे रेगुलर इंटरवल पे पैसे इन्वेस्ट करने ही करने हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, येस, कहा जाता है कि एसआईपीज़ वगैरह में कंपाउंडिंग चीज़ें हो रही, जो आपका पैसा लगा है वो री इन्वेस्ट होके आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका वापस उतनी यूनिट्स री इन्वेस्ट हो जा रही है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एक्यूमुलेट होती जा रही हैं। ईजी लिक्विडिटी है क्योंकि आप जब चाहें आप इस एसआईपी से एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट लोड फी आप पे कर दीजिएगा, मतलब म्यूचुअल फंड में जब आप एनएबी का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जिट लोड फीस आपको पे करनी पड़ती है। तो जाने का पैसा, खर्चा, जैसे आप कह सकते हो कि जाते वक्त थोड़ा खर्चा आपको करना पड़ेगा, वो खर्चा कर दीजिए और आप यहाँ से एग्जिट करिए, तो आपकी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। जब पैसा चाहिए आप ईजिली उसको इन कैश करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। तो एसआईपी की कैलकुलेशन का एक
सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है एब्सोल्यूट रिटर्न। जनरली इस पे कैलकुलेशन करके ये देख लिया जाता है कि ऑन एन मतलब कि एब्सोल्युटली आपको रिटर्न मिला कितना, आपका एनुअल रिटर्न पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें तो कितना रिटर्न आपने कमा लिया, राइट। तो एब्सोल्यूट रिटर्न जो होता है वो क्या कहता है कि हाउ मच यू हैव गेन और लॉस इन अ ईयर, पर्टिकुलर एक साल में आपने कितना कमाया है, कितना लॉस किया है ना। आपने मंथली, क्वार्टरली या प्रोडिकली जैसे भी आपने इन्वेस्टमेंट प्लान लिया था उस हिसाब से आपने साल भर में क्या कमाया है ना। तो ये क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट ग्रोथ आपके इन्वेस्टमेंट की बताता है फॉर अ 1 ईयर। क्लियर है। अब कैसे निकालते हैं इसको, तो सिंपल सी बात है, आज आप सेल करने जा रहे हो ना, तो फाइनल एनएवी आज की डेट की एनएवी क्या है माइनस इनिशियल एनएवी। इनिशियल एनएवी से जब आपने लिया था, ऑन एन एवरेज करके अगर आपने कई लिए रखे हैं तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक साल का निकाल रहे हैं, तो इसीलिए मेरा आज की डेट की एनएवी क्या है और जिस दिन परचेज किया था उस दिन की एनएवी क्या है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इनिशियल एनएवी, और ओवरऑल मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसको समझते हैं कि अगर एनएवी की इन्वेस्टमेंट की 50 रुपीज़ है, ठीक है, इनिशियली जब वो इन्वेस्टमेंट लिया गया था तो कितनी की थी, 50 रुपये की थी, और वो अभी कितनी हो गई, 65 की हो गई। तो एब्सोल्यूट रिटर्न आप बताइए, मतलब ये नहीं कि टीवीएम को कैलकुलेट करते हो कि अलग अलग का एवरेजिंग करके तब हमने निकाला, नहीं, हमको ओवरऑल आप बताओ कि कितना रिटर्न आ गया, एब्सोल्यूट टर्म में बताइए, लिया इतने का था, मिला इतना, तो कितना का रिटर्न हमने कमाया, इस तरह से ये होता है। तो इसीलिए हम इसमें इनिशियल लेते हैं, एवरेज नहीं लेते। तो हमने इनिशियली कितने का परचेज किया था वो, और हमारा अभी कितना मिल रहा है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इनिशियल एनएवी 50 है, 65 आपका वो है, तो एब्सोल्यूट रिटर्न कितना होगा कि 65 माइनस 50 कर देंगे, मतलब आपका 15 का बेस आ गया, डिवाइड बाई 50, इसी में से तो कमाया है, 15 कमाया 50 लगा के, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितने का आपका परसेंट हो गया, एब्सोल्यूट रिटर्न आपने कितना कमाया, 30% का आपने रिटर्न कमाया है। इसमें साल भर में आपने 30% का रिटर्न कमाया है, 50 की चीज़ 65 की हो गई। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सेकेंड मैथड आपका आता है SIP कैलकुलेशन का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे CAGR मैथड कहते हैं। बेसिकली इस मैथड में क्या करते हैं, हम एवरेज कर देते हैं जो भी एनुअल ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट की, जो भी साल में उसकी ग्रोथ रेटिंग है, उस पूरे साल का हम एवरेज करके काम करेंगे। यहाँ पे 5 साल का इन्वेस्टमेंट है तो 5 साल का हम एवरेज करेंगे। जैसे वहाँ पे देखिए इनिशियली हमने काम किया, एब्सोल्यूट सिर्फ एक साल का हमने बात की कि इनिशियल कितने खरीदे, फाइनल कितने का है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो भी हमें एनुअल ग्रोथ रेट है ना उसको हम एवरेज कर देंगे। अगर 5 साल का आपने ले रखा तो 5 साल का एवरेज कर देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है ये एज्यूम किया जाता है कि वो कंपाउंडिंग हो रहा है ओवर द पीरियड, है ना, वो हर साल कंपाउंडिंग होते हुए जाके आपको रिटर्न देगा। तो CAGR का जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या हो गया, फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू। जैसे वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे माइनस हो गया था फाइनल इन्वेस्टमेंट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसको आप ब्रैकेट में करेंगे और टू द पावर आप लिखेंगे 1/n, और ओवरऑल बड़ा ब्रैकेट लगा के -1 करेंगे। सो 1/n करने का मतलब क्या हो गया कि आप इसको n आपका क्या हो जाता है, n आपका टाइम पीरियड हो जाता है। तो आप इसको एवरेज करके लेके जा रहे हैं कि 5 साल का है तो एनुअलाइज ग्रोथ होते हुए इसका क्या एवरेजिंग करके जा रहे हैं, इसलिए 1/n करके इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ये होल की पावर 1/n है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि एज्यूम करती है कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो 1,50,000 का म्यूचुअल फंड में हुआ, ठीक है, और जो ग्रो करके वो आएगा, मतलब फाइनल जो आ रहा है वो 2 लाख रुपीज़ का आ रहा है ओवर 5 ईयर्स, 5 सालों तक का, ठीक है। एंड कितना 5 ईयर्स है। आप CAGR से कैलकुलेट करके बताइए कि क्या है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो इनिशियल 1,50,000, 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर 5। अब CAGR कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 2 लाख डिवाइड बाई 1,05,000 होल टू द पावर 1/5, और फिर इसको पूरा सॉल्व करके -1 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हुआ कि 5 सालों में आपको जो ये 1,50,000 का 2 लाख है, तो ऑन एन एवरेज आपने जो रिटर्न कमाया ओवरऑल वो कितना कमाया आपने, 5% का कमाया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं STP की, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिस्टमैटिकली आप जो भी प्लान ऑप्ट किए थे उस पर ट्रांसफ़र ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो ट्रांसफ़र अ सेट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड टू अनदर ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब आपने जो म्यूचुअल फंड एक ले रखा था वहाँ से आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे म्यूचुअल फंड में, और वो भी कैसे, रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे वो होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 माइट मूव ₹10,000 पर मंथ फ्रॉम एक्सिस लिक्विड फंड टू एक्सिस ब्लू चिप फंड। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाउस सेम है, एक्सिस का हमने ले रखा तो एक्सिस का ही होगा। अब हमने एक्सिस का जो लिक्विड फंड था उससे हमने हटा के इसको ब्लू चिप फंड में ट्रांसफ़र किया है, तो ये सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र होगा। हर बार हमारा 10,000 उस फंड से निकल के दूसरे फंड में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो इट इज़ ऑफन यूज टू मूव मनी फ्रॉम लिक्विड टू डेब्ट फंड और एन इक्विटी फंड। तो डेब्ट टू इक्विटी या इक्विटी टू डेब्ट
इस तरह से जब हमको करना होता है तब हम इस तरह से इसको ट्रांसफ़र करते हैं अपना एक ही फंड को मतलब रेगुलर बेसिस पे इंटरवली वो चीज़ क्या हो जा रही है, सिस्टमैटिकली ट्रांसफ़र हो रही है, शेड्यूल ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे फंड में। क्लियर है, एक साथ निकाल के हमने दूसरे में नहीं डाला, जो एक में लगा हुआ है और दूसरे में उसी से ट्रांसफ़र होते हुए दूसरा फंड भी चल रहा है, तो इस तरह से ये ट्रांसफ़र होता है। तो इट इज़ अ प्लान दैट लेट्स इन्वेस्टर्स ट्रांसफ़र या स्विच देयर म्यूचुअल फंड यूनिट्स रेगुलरली फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम इन द सेम फंड हाउस। फंड हाउस सेम रहेगा और आपका एक म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को हम रेगुलरली क्या कर रहे हैं, दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र करते रह जाएंगे, धीरे धीरे से पीरियोडिक इंटरवल पे वो ट्रांसफ़र होती जाएगी, इस फंड से निकल के दूसरे फंड में उसकी यूनिट्स परचेज करते जाएंगे। सो एसटीपी की अगर बेनिफिट्स की बात करें तो कंसिस्टेंट रिटर्न आता है ना, क्योंकि आपको इधर का भी रहता है, आपने यहाँ से निकाला है और वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कंटिन्यू कर जा रहे हैं, तो आपका रिटर्न मेंटेन रह रहा है। सेम यहाँ पे भी आप जो प्रोडक्ट लेंगे वो क्वार्टरली, मंथली और आपका डेली बेसिस पे इस तरह से आपका हो सकता है ना। आप जो भी प्रोडक्ट आप चूज़ करने वाले ट्रांसफ़र करने के लिए वो कुछ भी हो सकता है इनमें से, तो इसलिए रिटर्न भी आपका कंसिस्टेंट बना हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने पैसा निकाल लिया अब आप सोच रहे हैं कि चलिए दूसरे में इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम लैग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इधर चल रहा है आपका, दूसरा नेक्स्ट में धीरे धीरे ट्रांसफर होते जा रहा है। कॉस्ट एवरेजिंग, ये सेम चीज़ जैसे वहाँ पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता था वैसे सेम यहाँ पे भी ओवरऑल एवरेजिंग हो जा रहा है, क्योंकि आप सिस्टमैटिक प्लान ऑप्ट कर रखे हो, धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा, तो परचेज प्राइस क्या हो जाती है, ऑन एन एवरेज हो जाती है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, तो आप जैसे आपका पूरा पैसा डेप्ट में लगा था, अब आपको लगता है कि नहीं आपको इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप डेप्ट से इक्विटी में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आप कितना करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट प्लान लीजिएगा। आप पूरा फंड ट्रांसफर कर देना चाहते हैं या थोड़ा करना चाहते हैं तो उतने की आप उतने का आप बनाइए, मतलब अपना जो फंड ट्रांसफ़र करने का अमाउंट है वो उतने का ही बनाइए, उतनी ही आप दूसरे वाले प्लान में ट्रांसफ़र करिए। तो क्या होता है, पोर्टफोलियो आपका बैलेंस हो जाता है कि भाई चलो ठीक है, इक्विटी में भी है, डेप्ट में भी है, इस तरह से आपका ये काम करता है। तो दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अब हमारा लास्ट आता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो जब सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान की बात करते हैं तो कि नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे विड्रॉवल होगा, मतलब इसमें जहाँ पे सब में इन्वेस्ट कर रहे थे, पैसे लगा रहे थे या पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे, यहाँ पे आपका वही शेड्यूल्ड टाइम पीरियड पे, वही प्रोडिकल टाइम पीरियड पे आपका क्या होने वाला है, पैसा विड्रॉ होकर आपके पास आने वाला। सो दैट इज द प्लान दैट अलाउज इन्वेस्टर्स टू विड्रॉ प्रीडिटरमाइंड सम्स एट अ रेगुलर इंटरवल सच अ मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। तो मतलब आपका जो अमाउंट होगा, पर्टिकुलरली जो भी अमाउंट, जैसे आप इन्वेस्टमेंट के टाइम में एक फिक्स अमाउंट करते थे, वैसे एक फिक्स अमाउंट आप जो पहले से डिसाइड कर लो कि जैसे मैंने कहा कि मुझे 5,000 का विड्रॉवल चाहिए, जो भी मेरा म्यूचुअल फंड में पैसे लगे हुए हैं वहाँ से मैं SWP का ऑप्शन ऑप्ट करती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 5,000 का मंथली विड्रॉवल चाहिए, करेक्ट। अब ये अलग बात है कि मेरे म्यूचुअल फंड में इतने पैसे होने चाहिए तभी वो चीज़ें मिल पाएंगी। तो 5,000 का मंथली विड्रॉवल अगर मैंने ऑप्ट कर रखा है तो क्या हो गया, ये अमाउंट मेरा प्री डिटरमाइंड हो गया और अब हर महीने मुझे 5,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। क्लियर है। तो फ्रॉम एनी म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच दे हैव इन्वेस्टेड, जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया था वहाँ से एक रेगुलर इंटरवल पे आप प्री डिटरमाइंड सम को विड्रॉ कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉवल plan. So this plan is very suitable for individuals or senior citizen who wants to have a fixed income for meeting their regular expenditures. जैसे कहते हैं ना सीनियर सिटीजन्स को पेंशन्स के रिगार्डिंग होता है ना, कि जैसे मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन है जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, अब उनको पेंशन के रिगार्डिंग पैसे चाहिए तो उन्होंने SW ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, तो अब उनको हर महीने क्या होगा, उनके अपने म्यूचुअल फंड से सिस्टमैटिकली पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब कितना पैसा मिलेगा ये उन्होंने डिसाइड किया होगा, वो कब मिलना है, क्वार्टरली चाहिए उनको, हाफ ईयरली चाहिए, मंथली चाहिए, कैसे चाहिए वो भी वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका ये होता है, आप SWP आपका वर्क करता है। और बेसिकली आपने देखा होगा MIS पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम होती है MIS की, जस्ट लाइक दैट। MIS में क्या होता है कि आपने एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आप उसका रिटर्न जब चाहें मंथली रिटर्न आप उसका लेते रहिए, है ना। मंथली इनकम स्कीम, आपको हर महीने इनकम आती रहेगी। बस यहाँ पे ये समझिएगा कि हैवी अमाउंट आपने इन्वेस्ट नहीं किया था, आपने क्या किया था, आपने पैसे तो म्यूचुअल फंड में लगाया था, आप पोस्ट ऑफिस में लिया, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, अब वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके विड्रॉ करवा रहे हैं, म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर रहे हैं, इकट्ठे रिडीम करा नहीं रहे, क्योंकि जनरली म्यूचुअल फंड वगैरह में क्या होता है एक साथ रिडीम होता है, पर SWP का ऑप्शन क्या कहता है कि एक साथ रिडीम करके पैसा आपको मिलेगा नहीं, आप SWP के थ्रू थोड़ा थोड़ा पैसा भी पा सकते हैं, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।